नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारी दुनिया में जो खबर सबसे ज़्यादा बेचैनी का बायस बनी हुई है और बेबसी का बायस बनी हुई है, वो खबर है इसराइल और फ़लस्तीनी जंग से मुतालिक। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर को इस जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद से अब तक इसराइल ने अपनी दरिंदगी का सिलसिला जारी रखा है। और हद तो यह है कि इसराइल के ज़मीनी, फ़ज़ाई और दीगर हमलों में आप देखेंगे कि 88,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी और अफसोस होगा और गम होगा कि इन 38,000 शहीद फ़लस्तीनियों में ज़्यादातर तादाद बच्चों की है, ख़वातीन की है। और आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि 8,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी तलबा को इसराइल ने शहीद किया है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक खबर का सवाल है, अब ताज़ा खबर गज़ा से ये आई है कि वहाँ की जो आबादी है 23 लाख जुमला आबादी है, जिसमें से 19 लाख आबादी अब बेघर हो चुकी है। 80% से ज़ायद गज़ा को इसराइल ने तहस नहस कर दिया है। और आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि इसराइल के ने फ़लस्तीनियों की जो नस्लकुशी का सिलसिला जारी किया है और क़त्लेआम का सिलसिला जारी किया है, वो रुक नहीं पा रहा है। हालांकि आप देखेंगे कि तमाम आलमी तंजीमें, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा हो या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, तमाम की तमाम ऐसा लगता है कि इसराइल पर काबू पाने में बिल्कुल या तौर पर नाकाम हो गए हैं, जिसके नतीजे में इसराइल अपनी मनमानी कर रहा है। और इसराइल के मज़ालिम का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 80% गज़ा को उसने मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जबकि गज़ा की जो आबादी है वो 23 लाख है। और 23 लाख में से 19 लाख फ़लस्तीनियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बेघर हो गए हैं। अब तो इसराइल ने खान यूनुस को भी खाली करवा दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक इसराइल का सवाल है, आप देखेंगे कि इसराइल 7 अक्टूबर से मुसलसल दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल पूछताछ के लिए जिन फ़लस्तीनी कैदियों को गिरफ्तार करता है, उन्हें अजियतें देकर उन्हें शहीद कर देता है। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है और मैं समझता हूँ कि आलमी अमन के लिए इसराइल बहुत बड़ा ख़तरा बना हुआ है। और अब आलमी बरादरी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इसराइल पर काबू पाए, इसराइल पर कंट्रोल करे और इसराइल को इस तरह की दरिंदगी से, इस तरह की कत्ल गारतगिरी से, इस तरह की नस्लकुशी से रोके। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है, जहाँ तक तलबा के बारे में हमने बताया कि 8,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स अब तक शहीद हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। तो आपको ये बताना भी ज़रूरी है, जहाँ स्टूडेंट्स शहीद हुए हैं, वहीं पर जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो भी शहीद हुए हैं, जिनकी तादाद 497 यानी 497 बताई जा रही है। तो बहरहाल गज़ा में 8,572 तलबा शहीद हुए हैं, जबकि मगरबी किनारा में बताया जाता है कि 100 तलबा ज़ख्मी हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि आलमी सतह पर जो हुकूमतें हैं वो इसराइल की तायद व हिमायत कर रही हैं, इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक तलबा का या स्टूडेंट कम्युनिटी का सवाल है, वो कम्युनिटी पूरी जद्दोजहद के साथ इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। अब देखना यह है कि क्या आलमी बरादरी इसराइल को खामोश कराती है, उस पर कंट्रोल करती है, ये सबसे अहम बात है। नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक मुकाम है हाथरस। हाथरस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि हाथरस किस तरह बदनाम हुआ था। एक दलित लड़की की वहाँ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई थी और उसके बाद उसका इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया था। और इस सिलसिले में आपको ये भी बता दूं कि उस दलित लड़की को रातों रात नजर आतिश कर दिया गया था, उसकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई थी। हालांकि दलितों में रातों में यानी रात के औकात में यानी आखिरी रसूमात अंजाम देने की कोई रिवायत नहीं पाई जाती। लेकिन आलाजात से ताल्लुक़ रखने वाले खातियों को, जालिमों को, जानियों को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई थी। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तक हाथरस का सवाल है, हाथरस में जब रिपोर्टिंग के लिए यानी दलित लड़की के इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और उसके कत्ल की रिपोर्टिंग के लिए केरला के एक सहाफ़ी सिद्दीक कपन पहुँचे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था और 3 वर्षों तक तकरीबन वो जेल में बंद रहे। तो बहरहाल आपने देखा कि किस तरह हाथरस बदनाम हुआ था। लेकिन फिर एक मरतबा हाथरस खबरों में है और आपने देखा कि किस तरह कल 3:30 बजे वहाँ एक सत्संग में जो भोले बाबा ने बुलाया था, जो भोले बाबा ने मुनक़िद किया था, उस सत्संग में भगदड़ मच जाती है। और भगदड़ मचने के नतीजे में आप देखेंगे कि तकरीबन 121 अफराद की मौत हो जाती है। 121 अफराद में ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक तौहम परस्ती का सवाल है, जहाँ पर इस तरह के हालात होते हैं,
तो ये बाबाएं आवाम का और ख़ास तौर पर ख़वातीन का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक भोले बाबा का सवाल है, 58 साल भोले बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो 1990 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में खिदमत अंजाम देते रहे और फिर उसके बाद उस बाबा का दावा है कि उसने इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी खिदमत अंजाम दी है। बाद में वो इस तरफ मुतवज्जे हुआ और रूहानियत की तरफ आने लगा और फिर वो बाबा बन बैठा। असल उसका जो नाम है आपको बता दूं कि साकार विश्वा हरि उसका नाम है। कोई उसे नारायण हरि भी कहा, नारायण साकर हरि भी कहते हैं और कई ऐसे नाम दिए जाते हैं उसे जिसके ज़रिए वो अवाम का इस्तेहसाल करता है। अवाम इस तरह के इल्ज़ाम करते हैं। लेकिन हाथरस में जिस तरह की कार्रवाई हुई उसमें आपको बता दूं कि उस बाबा के सत्संग में शामिल तकरीबन आप देखेंगे कि 2.5 लाख लोग उस वक्त बेचैन उठे जब बाबा वहाँ से रवाना हो रहा था। बाबा वहाँ से रवाना होने की कोशिश कर रहा था और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तोहम परिस्थिति क्या होती है। जब बाबा वहाँ से रवाना हो रहा था तो आप देखेंगे कि बाबा के कदमों में जो मिट्टी आ गई थी, वो उस मिट्टी को अब लेने के लिए, उसके धूल को लेने के लिए लोग उमड़ पड़े, भगदड़ मच गई। और फिर देखेंगे कि आप 121 लोग, जिसमें कमसिन बच्चे भी शामिल है, ख़वातीन भी शामिल है, बूढ़े भी शामिल है, वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस ने सत्संग का एहतमाम करने वालों के खिलाफ, यानी जो मुंतज़िम हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जबकि बाबा का फ़ोन बंद है। और ये भी कहा जा रहा है कि बाबा यानी भोले बाबा रफू चक्कर हो चुके हैं और वो कहीं यानी हाथरस के बाहर पनाह लिए हुए हैं, वो फ़ोन भी बंद कर चुके हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, कई लोगों के नाम है लेकिन उसमें भोले बाबा का नाम शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हो या UP पुलिस हो, उसके बारे में आवाम कहने लगी है कि ये बाबा को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो कई एक सेक्सुअल केसेस में भी मुलविस है, यानी जिनसी हिरासानी के केसेस में मुलविस है, उसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये आगे जाकर क्या होने वाला है। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि भोले बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो गैर शादीशुदा है और उसकी जो बीवी है उसे लोग अक़ीदत से माता श्री कहते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक तकरीबन 80,000 लोगों को इस सत्संग में शिरकत की इजाज़त दी गई थी, लेकिन 2.5 लाख लोगों ने शिरकत की और यही वजह से भगदड़ मच गई। वहाँ स्टैम्पीड का वाक़या पेश आया और लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अब देखना ये है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश क्या करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विदिन 48 आवर्स यानी अंदरूनी 48 घंटे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने 48 नहीं बल्कि 24 घंटों के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जिस तरह भगदड़ मची है उसमें हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत भी उसकी लपेट में आ जाएगी और ख़ासतौर पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ घेरा तंग कर दिया जाएगा और हो सकता है कि इसी बहाने उन्हें घर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह पार्लियामेंट इजलास तलब किया गया, उसके बाद सिदारती खुतबा हुआ, सिदारती खुतबे के बाद तहरीक तशक्कुर पेश की गई, उस पर मुबाहिस हुए और उसमें आप देखेंगे कि कैसे राहुल गांधी ने बहैसियत कायदे अपोजिशन मोदी हुकूमत को लताड़ा है, मोदी ऊपर जमकर तनकीद किया है, यहाँ तक कि मोदी हुकूमत का या मोदी या BJP का हथियार चलाते हुए उन्हें ही बेबस कर दिया है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक मज़हब का सवाल है, मज़हब अपनी अपनी इनफरादी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मज़हब को अहमियत दी जानी चाहिए, लेकिन बार बार मज़हब का इस्तेसाल करते हुए, बार बार मज़हब का नाम लेते हुए लोगों को उल्लू अगर जब बनाया जाता है तो फिर आवाम एक मरहला ऐसा आता है कि वो बाशऊर हो जाती है और हुकूमत को सबक सिखाती है। आपने देखा कि लोकसभा इंतखाबात 2024 में किस तरह आवाम ने BJP को सबक सिखाया है, लेकिन ऐसा लगता है बकौल राहुल गांधी मोदी ने अपने इस नाखिस मुजाहरे से सबक नहीं सीखा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की BJP का सवाल है, इन इंतखाबात में BJP ने अपने बलबूते पर 240 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि जो जादुई अदद है, मैजिकल डिजिट जो है, नंबर है, वो है 272। इस तरह 32 नशस्तें हैं वो दूर रही हैं अक्सरियत हासिल करने से, जबकि NDA का भी यानी हाल बहुत ख़राब रहा है और BJP को इन इंतखाबात में कम अज़ कम 63 नशस्तों का या 63 सीट्स का नुकसान
पहुंचा है। बहरहाल नाज़रीन, जहां तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो बात करते हैं तो उनका लब लहजा बिल्कुल अजीब-ओ-गरीब होता है। जिस तरह एक तालीम याफ्ता शख्स का लहजा होना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह का लहजा हुआ करता था, जिस तरह राहुल गांधी के आनजहानी पिता राजीव गांधी का हुआ करता था, इंदिरा गांधी का हुआ करता था, वाजपेयी का हुआ करता था, इस तरह का लहजा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नहीं है, बल्कि वो सतही बातें करते हैं, अजीब-ओ-गरीब बातें करते हैं। और जब वो बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक वज़ीर-ए-आज़म बात नहीं कर रहा हो, बल्कि एक आम आदमी, एक आम लीडर बात कर रहा हो। और बकौल कांग्रेसी लीडर, गली के जो लीडर होते हैं, उनका लहजा वज़ीर-ए-आज़म इख्तियार करते हैं। बहरहाल हम राहुल गांधी की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने जिस अंदाज में लोकसभा में कायदे अपोजिशन होने का जो साबित किया है, मुकाम साबित किया है, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इंतहाई दानिशवराना अंदाज में बात की है। मोदी हुकूमत को हर लम्हा घेरा है। हद तो यह है कि मोदी से लेकर अमित शाह, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, तमाम के तमाम उनकी तकरीर पर, उनके अल्फाज पर जो गिरफ्त थी, उस पर ऐसा लग रहा था कि तलमला उठे हैं। और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन मरतबा वो अपने जगह से उठ खड़े होने पर मजबूर हो गए। यानी राहुल गांधी ने, जिन्हें कहा जाता था कि पप्पू है, उसी पप्पू ने आपको ये बता दिया है कि वो पप्पू नहीं बल्कि सियासी पप्पा बन गए हैं। और सियासी पप्पा बनकर उन्होंने मोदी हुकूमत को, मोदी को, राजनाथ सिंह को, अमित शाह को और तमाम के तमाम को बेचैन कर दिया है। बहरहाल राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई सतही बात नहीं की, बिल्कुल दानिशवराना अंदाज में बात की। और उनका जो बात का अंदाज था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा यानी जारहाना अंदाज में बात कर रहे हैं, और जिससे मोदी पर घबराहट तारी हो गई है। बहरहाल दूसरे दिन आप देखेंगे मोदी जी तकरीर करते हैं। मोदी जी की तकरीर का अंदाज आपको अच्छी तरह मालूम है। जिस तरह उन्होंने राजस्थान में बात की, जिस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश में बात की, जिस तरह उन्होंने वो मगरबी बंगाल में बात करते हैं, कभी कपड़े देखकर पहचानने की बात करते हैं, कभी आप देखेंगे कि दरअंदाज किसी को करार देते हैं, एक मखसूस मजहब मानने वालों को। और यहाँ तक के मखसूस मजहब के मानने वालों की आबादी पर भी उन्हें परेशानी होती है। मैं समझता हूँ उन्हें परेशानी नहीं बल्कि रश्क होता होगा, लेकिन वो परेशानी का इजहार करते होंगे। बहरहाल नाज़रीन, उन्होंने शोले की बात की, उन्होंने बसंती की बात की। यानी आप देखेंगे कि जिस अंदाज में उन्हें बात करना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि राहुल गांधी ने जो इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी हुकूमत अक़लियतों को सता रही है, तो वो जवाब देना चाहिए था कि हमने अक़लियतों को नहीं सता रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि वो जवाब नहीं दे सके। और आपको ये भी बता दूं कि पार्लिमानी जो इंतखाब खिताब राहुल गांधी का हुआ, उसको हज़फ भी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी हुकूमत अक़लियतों को सता रही है। और आपको ये बता दूं, मणिपुर के बारे में भी उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की है। वहाँ पर गिरजाघरों को जलाया गया है, ख़वातीन की इस्मतें तार-तार की गई हैं और लोगों को कत्ल किया गया, वहाँ कत्लेआम किया गया। लेकिन मोदी 79 डेज तक अपना मुंह बंद रखे रहे और फिर आज तक उन्होंने मणिपुर का दौरा नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जिस इंटेलेक्चुअल टच दिया था अपने खिताब को, मोदी वो टच देने में नाकाम रहे। मोदी के ज़बान पर बसंती थी, शोले था, अजीब गरीब अंदाज उन्होंने इख्तियार किया। और उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो ऐसा लग रहा था कि वो राहुल गांधी के खिताब से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक बात उन्होंने की है कि अपीसमेंट टू नन इज़ आवर मंत्रा। अब आप देखेंगे कि तमाम के लिए इंसाफ की मोदी ने बात की है। अगर तमाम के लिए इंसाफ की मोदी ने बात की है, तो 2014 से लेकर अब तक हुजूमी तशद्दुद के जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उस पर क्यों मोदी हुकूमत जवाब नहीं देती। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 100 से ज़ायद मुसलमानों को सिर्फ हुजूमी तशद्दुद के ज़रिए मुख्तलिफ बहानों से कत्ल किया गया और उन्हें मारा गया। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं उससे कितने ख़ानदानों पर असर पड़ा होगा। तो बहरहाल आप देखिए कि मोदी हुकूमत ये कहती है कि हम किसी की खुशामद नहीं करते, बल्कि हम सबसे इंसाफ करते हैं। अगर ये इंसाफ होता तो बिल्किस बानो के जो कातिल थे, उसके जो जानी थे, मैं समझता हूँ कि मोदी के हुक्म पर और रियासती बीजेपी के हुक्म पर उनको सज़ा मुकम्मिल होने से कबल ही रिहा नहीं किया जाता। बिल्किस बानो के साथ साथ आप देखेंगे ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ भी होता, लेकिन ज़किया जाफरी के साथ भी इंसाफ नहीं हुआ। और मोदी जी कहते हैं कि हम किसकी खुशामद नहीं करते, बल्कि तमाम से इंसाफ करते हैं। अगर ये इंसाफ है तो मैं समझता हूँ कि हाथरस की जो बेटी, दलित बेटी के साथ मुंह काला किया गया था, उसकी इज्तिमाई रिज़ी की गई थी, उसका कत्ल किया गया था, उसके जिस्म की हर हड्डी तोड़ दी गई थी, तो उन कातियों को मोदी हुकूमत ने या फिर योगी हुकूमत ने क्या सज़ा दी है, ये बहुत अहम सवाल है। तो बहरहाल उन्होंने ये भी कहा है कि आवर ओनली मिशन इज़ नेशन फर्स्ट, यानी कौम पहले, ये हमारा वाहिद मिशन है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, कौम अगर पहले है तो फिर अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ, सिखों के साथ आप क्यों जानिबदारी बरत रहे हैं, और आप उन रियासतों के साथ क्यों जानिबदारी और इम्तियाजी सलूक रवा रखे हुए हैं जो गैर बीजेपी हुकूमतें वहाँ पर हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप वो नेशन अगर फर्स्ट होता
तो आप इस तरह की हरकतें नहीं करते, बल्कि सबको साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि याद रखिए, मोदी जी के बारे में खुद अपोजिशन कहते हैं कि आप गुजरात के वज़ीर आज़म नहीं हैं, आप सिर्फ 31% मखसूस लोगों के वज़ीर आज़म नहीं हैं, बल्कि आप 140 यानी 1.4 अरब जो लोगों के या 140 करोड़ आबादी या हिंदुस्तानियों के वज़ीर आज़म हैं। तो मोदी जी को ये सोचना चाहिए, बड़े सुकून के साथ ठंडे दिमाग से वो ये सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं एक है, कर रहे हैं एक है। वो कहते हैं कि हमारा मिशन सिर्फ वाहिद मिशन भारत को नंबर 1 बनाना है। क्या नंबर 1 इस तरह बनेगा, मुसलमानों को कत्लेआम करते हुए, इबादतगाहों को शहीद करते हुए, मसाजिद को शहीद करते हुए, गिरजाघरों को जलाते हुए? क्या हिंदुस्तान नंबर 1 बन सकता है? या फिर मुसलमानों के और अक़लियतों के, सिखों के घरों पर बुलडोजर जलाते हुए क्या हिंदुस्तान नंबर 1 बन सकता है? ये भी जवाब मोदी को देना चाहिए, जिसका सवाल राहुल गांधी ने किया था। और राहुल गांधी ने जो गैर मामूली अंदाज में सवालात किए थे, और वो सबसे अहम बात ये रही कि मोदी किसी का भी जवाब नहीं दे सके, और ऐन बाइन शाइन जिसे कहते हैं, वो बकते हुए वो उन्होंने अपनी तकरीर ख़त्म की थी। तो वैसे भी आज भी मोदी जी को मौका मिला राज्यसभा में, लेकिन राज्यसभा में अपोजिशन ने मोदी के खिताब को सुनने से इनकार कर दिया और बाइकाट कर दिया। दिलचस्पी की बात यह है कि बीजू जनता दल, जो ओडिशा की पार्टी है, जो हाल ही में इक़्तिदार से बेदखल हुई है, उसने भी अपोजिशन के साथ राज्यसभा में मोदी की तकरीर का बाइकाट किया। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के हिंदुस्तान के हालात हैं, और मोदी जी जिस तरह कहते हैं वो करते नहीं। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं गुजरात और मुल्क के दूसरे इलाकों में, जहाँ पर तशद्दुद यानी हुजूमी तशद्दुद के बेशुमार वाक़यात पेश आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि 4 जून से हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हुआ है। खुद गुजरात में आप देखेंगे कि 4 जून से हुजूमी तशद्दुद के 6 वाक़यात पेश आ चुके हैं। एक ऐसे नौजवान को मौत के घाट उतार दिया गया, जो एक इलाके में जारी क्रिकेट मैच का फ़ाइनल देखने वो गया था, और वहाँ पर जब मुस्लिम क्रिकेटर्स ने बेहतर मुज़ाहरा किया, तब ऐसा लगता है कि वहाँ पर फ़िरक़ा परस्त दरिंदों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और उस मुस्लिम नौजवान को शहीद कर दिया। यानी मुख्तलिफ बहानों से ये जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे हैं, वो मुसलमानों पर और दीगर अक़लियतों पर हमले कर रहे हैं और उन्हें शहीद करते जा रहे हैं। और उसके बावजूद आप देखेंगे कि इस तरह के वाक़यात पर कोई कंट्रोल नहीं लगता है ऐसा, और ये भी लगता है कि पुलिस जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाने से कासिर है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि झारखंड में 2 दिन कबल एक हुजूमी तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जिसमें आपको बता दूं कि एक मस्जिद के इमाम मौलाना शहाबुद्दीन को मार कर शहीद कर दिया। इन बेचारों का कसूर ये था कि इन्होंने जो बाइक पर अपने घर वापस हो रहे थे, एक ऑटो को टक्कर दे दी, और उस ऑटो की टक्कर में एक देखेंगे कि अनीता देवी नामी एक खातून मामूली तौर पर जख्मी हुई। वो अपने शौहर और देवर के साथ सफ़र कर रही थी उस ऑटो में, और जब उसके शौहर और देवर ने मौलाना पर बरहमी का इज़हार किया और मौलाना शहाबुद्दीन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार करार दिया, तो ऐसा लगता था कि मामला रफा दफा हो गया है। लेकिन उसी दौरान फ़िरक़ा परस्त दरिंदे वहाँ पर आ गए और उन्होंने मौलाना शहाबुद्दीन को मारपीट शुरू कर दी। हद तो ये है कि उस खातून ने जो मामूली ज़ख्मी हो गई थी, उसने उसे रोकने भी की कोशिश की और कहा कि मौलाना को मत मारें, लेकिन ये जो फ़िरक़ा परस्त दरिंदे थे, जो मनसूबाबंद अंदाज में वहाँ पर पहुँचे थे, उन लोगों ने मौलाना के चेहरे पर और फिर सर पर बैट से लेकर लाठियों से और दूसरे सलाखों से मारपीट शुरू कर दी, जिसके नतीजे में आप देखेंगे कि उन्हें पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस वहाँ पहुँचकर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ चुके थे। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, मैं समझता हूँ कि मोदी हुकूमत को और ख़ास तौर पर जो रियासती हुकूमतें हैं, बीजेपी की हुकूमतें, वहाँ उन्हें इसका ज़रूर नोट लेना चाहिए। वैसे भी झारखंड हुकूमत को ख़ास तौर पर इस तरह के वाक़यात पर कंट्रोल के लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान उत्तर प्रदेश में औरंगज़ेब नामी नौजवान, जिसको फरीद भी कहा जाता था, उस नौजवान को डकैती के इल्ज़ाम में बहुत ही पीट कर शहीद कर दिया गया था। अब अंदाज़ा कीजिए कि वो नौजवान, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो एक मज़दूर था, एक काम करने वाला था, वो यौमिया उजरत पर काम करके अपने की ज़िंदगी बसर करने वाला था। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसे शहीद करने वाले दरिंदों को गिरफ्तार करने की बजाय, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उस नौजवान और उसके भाइयों के खिलाफ डकैती का, चोरी का और घरों में
यानी बिला इजाज़त दाखिल होने का मुकदमा दर्ज कर लिया। संगीन मुकदमात के तहत यानी उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया। हालांकि वो शहीद हो चुका है बेचारा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का मसला चल रहा है सारे हिंदुस्तान में। ऐसे में मोदी हुकूमत को बड़े बड़े बातें करने नहीं चाहिए। और ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को साथ लेकर चल रहा हूँ। अगर आप साथ लेकर चलते तो इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आते। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं आरएसएस की तरफ। आरएसएस आप अच्छी तरह जानते हैं, ये बीजेपी की सरपरस्त तंजीम है। न सिर्फ बीजेपी की बल्कि संघ परिवार की सरपरस्त तंजीम है। बजरंग दल हो या दीगर जो हिंदुत्व की तंजीमें हैं, इसी के तहत काम करती हैं। वैसे नाज़रीन, आपने को बता दूं कि आरएसएस के बारे में खबर सुनाने से पहले आपको राहुल गांधी के खिताब के बारे में कुछ हवाला देना चाहता हूँ। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जिस अंदाज में मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और तमाम मज़ाहिब की नुमाइंदगी की, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। लेकिन एक मरहले पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो तमाम हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करती, आरएसएस हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करते, नरेंद्र मोदी हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करते, और अमित शाह हो या राजनाथ सिंह कोई भी हिंदुओं की नुमाइंदगी नहीं करते। क्योंकि जो लोग खौफ दिलाते हैं, डराते हैं, वो हिंदू नहीं हो सकते। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो नाज़रीन, आपको बता दूं कि आरएसएस ये बीजेपी की सरपरस्त तंजीम है। और आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि दो कौमी नज़रिए का जो पेश करने की बात है, इस बारे में कहा जाता है कि आरएसएस के पहले सरबराह ने ये नज़रिया पेश किया था। और आपको ये भी बता दूं कि आरएसएस पर कई संगीन इल्ज़ाम भी आयद किए जाते रहे हैं। और हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में से आरएसएस दूर रही थी। और आरएसएस ने वाज़ेह तौर पर अपने कारकुनों को हिदायत दी थी कि वो हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक से दूर रहें। तो यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जितनी भी तहरीकें चली हैं, आरएसएस उसमें शामिल नहीं थी। इस तरह मोरिखीन भी कहते हैं और तारीख भी गवाह है। यहाँ तक आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदुस्तान के दस्तूर को मानने से इनकार कर दिया था। हद तो यह है कि उसने अपने हेडक्वार्टर पर 1957 तक भी कौमी परचम लहराने से इनकार कर दिया था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जो मुहिब वतन हिंदुस्तानी होते हैं वो अपने कौमी परचम की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उसे सलाम करते हैं। लेकिन आरएसएस ने कौमी परचम को और हिंदुस्तान के दस्तूर को मानने से इनकार कर दिया था। ये मौरिखीन लिखते हैं और ये तारीख में महफूज भी है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि 1925 में आरएसएस का क़याम अमल में आया था और 2025 में आरएसएस के 100 साल मुकम्मिल होने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि कुछ ऐसे बदखुमाश भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसके ज़रिए वो सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल तेलंगाना में आपने देखा कि हालिया अरसे के दौरान फ़िरका परस्ती उरूज पर पहुंच गई है। और आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि बीजेपी जिसके 4 पार्लिमानी नशस्तें थे, बढ़कर 8 हो गई है। जिसका 1 रुकन असम्बली था, उसके बढ़कर 8 रुकन असम्बली हो गए हैं। तो इसका मतलब आप अच्छी तरह समझते होंगे। तो बहरहाल आपको बता दूं कि बाहुबली फिल्म जो है, बाहुबली, वो फिल्म काफ़ी मकबूल हुई और काफ़ी उसने पैसा भी कमाया। उसके एक राइटर हैं विजेंद्र प्रसाद। विजेंद्र प्रसाद ने आरएसएस की तारीख पर स्क्रिप्ट लिख दी है, अब मुकम्मिल कर ली है। हालांकि वो 2018 में ये फिल्म बनाना चाहते थे ताकि 2019 में बीजेपी को उसका सियासी फ़ायदा हासिल हो सके, लेकिन उस वक्त उनका ख्वाब पूरा नहीं हुआ। फिर उसमें कहा गया कि 2024 से पहले हम ये बनाएंगे फिल्म, लेकिन उस वक्त भी उनकी स्क्रिप्ट तैयार नहीं हुई। फिर आप देखेंगे कि अब उन्होंने कहा है कि मैंने स्क्रिप्ट तो तैयार कर ली है। और आपको ये भी बता दूं कि 450 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये फिल्म तैयार हो रही है आरएसएस की तारीख पर। और उसके डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी विजेंद्र प्रसाद को दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अंदाज में फिल्में बनाई जा रही हैं सियासी मफादात के लिए, वो फिल्में नहीं बनानी चाहिए, बल्कि मुल्क की खिदमत के लिए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए और मुल्क को तरक्की के लिए आगे बढ़ाने के मामले में फिल्म्स बनाने चाहिए। नफरत पैदा करने वाली फिल्में बनाते हुए मैं समझता हूँ कि ये लोग न सिर्फ हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि मुल्क का जो सेक्युलर किरदार है उसे ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाद अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।